हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीति शास्त्र है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना मेरे भाई। पीडीएफ जो है आप लोगों की पीडीएफ ये क्रिएट नहीं हो पाई समय कम होने के कारण, लेकिन मैंने सोचा क्या कि आप लोगों को चलो मैं गेस्ट पेपर से ही क्या करता हूं तो आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं फटाफट से, ताकि आपके एग्जाम में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो यहां से सीधे सीधे छपने को दिख जाएगा। तो चलिए फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो देखना सबसे पहला क्वेश्चंस आपको क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है यहां पर कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। स्टार लगाना प्रश्न पर और ध्यान रखिए पॉलिटिक्स पुस्तक जो है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान के बिना राज्य अकल्पनीय है, यह किसका कथन है। इस तरह के प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कथन क्या है। तो संविधान के बिना राज्य अकल्पनीय है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह जेलिनेक के द्वारा कहा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है कि रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो रिपब्लिक ग्रंथ जो है इसकी रचना किसके द्वारा, तो यह प्लेटो के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान के दो प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संविधान के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका विकसित और एक होता है निर्मित संविधान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला देखो क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संविधान राज्य को प्रदान करता है। तो संविधान की अगर बात कर लिया जाए तो यह एक मूर्त स्वरूप जो है प्रदान करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि सर्वश्रेष्ठ सरकार होती है। तो क्या वह संवैधानिक सरकार होती है या फिर औपचारिक या फिर असंवैधानिक या इनमें से सभी। तो सिंपली याद रखना एक सर्वश्रेष्ठ सरकार की अगर बात कर लिया जाए तो वह संवैधानिक सरकार होता है जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन कहता है अगला कि विकसित संविधान का एकमात्र श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। तो विकसित संविधान की बात कर लिया जाए तो सबसे विकसित संविधान जो है आपका ब्रिटेन का हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में जो है बहुत ही पुराना संविधान है। लगभग बात करें तो 400 वर्षों से अधिक का पुराना संविधान यहां पर है। आगे देखेंगे और वो भी क्या, तो लिखित संविधान है। वो भी क्या है, लिखित संविधान है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि किस देश का संविधान अधिकांशतः परंपराओं पर आधारित है। तो अधिकांशतः परंपराओं पर आधारित अगर बात कर लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि यह कथन किस लेखक का है कि लिखित और अलिखित संविधान में मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ध्यान रखिएगा मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो गार्नर के द्वारा कहा गया कि लिखित और अलिखित संविधान में सिर्फ किसका अंतर है, मात्रा का अंतर है, प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका देखना कहता है कि एक अलिखित संविधान किस पर आधारित होती है। तो एक अलिखित संविधान की अगर बात कर लिया जाए तो वह रीति और रिवाजों पर आधारित होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखना अगला। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि संविधान संविधानवाद की गारंटी नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा गया है। यह कथन क्या है, सही है कि संविधान जो है यह संविधानवाद की गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है संविधानवाद का कौन सा लक्षण नहीं है। तो बात करें हम लोग संविधानवाद का, तो देखिए संविधानवाद के अंतर्गत संविधान आधारित अवधारणा आती है। इसके बाद देखिए परिवर्तनशील अवधारणा भी आती है, मूल संबद्ध अवधारणा भी आती है। आपका जो ये चौथा नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि समाजवादी विचारधारा पर आधारित अवधारणा जो कि एक संविधान क्या कहते हैं संविधानवाद का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कौन सा पाश्चात्य विचारक राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक था। तो पाश्चात्य विचारक वह कौन सा था जो राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है, वह था आपका अरस्तु। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाश्चात्य संविधानवाद का दार्शनिक आधार क्या है। तो बात करें पाश्चात्य संविधानवाद का, तो इसका जो दार्शनिक आधार है वह है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधानवाद होता है। तो बात करें संविधानवाद की, तो यह एक गतिशील होता है। क्या होता है, संविधानवाद गतिशील होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस पर। तो आपका अगला क्वेश्चन जो कि राजनीतिक दल और दल व्यवस्था से संबंधित है, क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की शासन प्रणाली एकात्मक है। तो बात करें शासन की एकात्मक प्रणाली की, तो शासन का एकात्मक प्रणाली आपका ब्रिटेन में है। बात करें भारत में, तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो आपको याद रखना है भारत में संघीय शासन प्रणाली है। किसकी कैसी शासन प्रणाली है, तो संघीय शासन प्रणाली है, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक दलीय प्रणाली किस सरकार में पाई जाती है। तो बात करें एक दलीय प्रणाली की, तो तानाशाही सरकार में जो है एक दलीय प्रणाली पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए कौन सी दलीय व्यवस्था सर्वोत्तम मानी जाती है। तो बात करें लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए तो वह कौन सी, तो वह द्विदलीय प्रणाली जो है मेरे भाई वह सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे देखेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है। तो बात किया जाए अमेरिका का, तो अमेरिका में जो है मेरे भाई द्विदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कहता है जनता और शासन के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है। तो जनता और शासन के बीच जो है मेरे भाई एक कड़ी की तरह कौन कार्य करता है, तो सिंपली राजनीतिक दल जो है एक कड़ी की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखना, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टी कौन सी है। इस क्वेश्चन पर स्टार लगाना और यह पूछी जाने वाली प्रश्न है। सिंपली याद रखोगे अमेरिका की जो दो पार्टियां हैं वह दो प्रमुख पार्टी रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि हित समूहों और राजनीतिक संगठन है। तो हित जो है यह समूह और राजनीतिक संगठन दोनों होता है। ऑप्शन ये जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो बात करें राजनीतिक दल की, तो वह राजनीतिक दल जो है कानून का निर्माण नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चंस जो कि अब आपका है हित समूह से संबंधित। यहां से एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। आइए देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दबाव समूह की विशेषता नहीं है। तो बात करें दबाव समूह की, तो सिंपली याद रखना दबाव समूह की जो विशेषता नहीं, यहां पर निश्चित कार्यकाल जो है यह दबाव समूह की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है श्रमिक संघ किस प्रकार का हित या दबाव समूह है। तो बात करें श्रमिक संघ की, किसकी बात किया जाए, श्रमिक संघ की, तो सिंपली याद रखोगे यह जो है मेरे भाई उप साचार्य हित समूह का क्या है, तो यह हिस्सा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन निम्न में से भारत में दबाव समूहों की कौन सी विशेषता नहीं है। तो बात किया जाए भारत में दबाव समूह की, तो सिंपली याद रखना भारत में दबाव समूह की विशेषता कौन नहीं हो जाएगी, तो सार्वजनिक नीति निर्माण पर प्रभाव हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में दबाव और हित समूह को क्या कहते हैं, अनैतिक मानते हैं या फिर लोकतंत्र का सहयोगी मानते हैं या फिर घृणा करते हैं या फिर मेरे भाई हे दृष्टि से देखते हैं। तो सिंपली याद रखना जो है कि वर्तमान में दबाव और हित समूह को लोकतंत्र का सहयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है निम्न में से कौन हित समूह नहीं है। तो हित समूह की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह हित समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। इन्हें किसको किसको अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। तो सिंपली याद रखोगे दबाव समूह को जो है मेरे भाई यह क्या कहा गया है, अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। स्टार लगाना इस प्रश्न पर छप सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि महिलाओं और किससे संबंधित है। तो महिलाओं और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साबरमती आश्रम से दांडी के बीच सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में कितनी स्त्री ने गांधी जी की शक्ति को बल दिया था। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक जो यात्रा निकाली गई थी उसमें सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जो है कुल मिलाकर बात करें तो 25,000 स्त्रियों ने गांधी जी को शक्ति प्रदान किया था या गांधी जी का कहे तो सहयोग किया था। आगे देखें क्वेश्चन कहता है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पंचायतों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उसको पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण की अगर बात कर लिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को 25% आरक्षण जो है यह पंचायत में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है राजनीति में सक्रिय प्रवेश के अवरोधक तत्व कौन से हैं। तो राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश के अवरोधक तत्व की अगर बात कर लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए यह स्त्री में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अभाव भी है, इसके बाद चुनाव में बढ़ता खर्च भी है, चरित्र का हनन का भय भी है, यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका अगला नंबर क्वेश्चन बेहद इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना प्रश्न पर। कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का श्रेय जो है यह किसे जाता है, या पूछ लिया जा सकता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी। तो सिंपली याद रखोगे वह भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक साथ दो देशों की राजदूत रहने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। तो एक साथ दो देशों की जो राजदूत रही थी वह श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित रही थी, जो कि एक साथ दो देशों के राजदूत रही थी।
थी। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वह एक साथ किन किन दो देशों की क्या रह चुकी थी, तो यह राजदूत बनने वाली थी। आगे क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात कर लिया जाए पहली महिला अध्यक्ष तो वह थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखो, अगला क्वेश्चंस जो कि आपका किससे संबंधित है, तो आपका तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति से संबंधित है, जिसमें पहला क्वेश्चंस आपका कहता है कि किसके द्वारा कहा गया कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठोर एवं अधिकतम महत्वपूर्ण है तथा प्रारंभ से ही मनुष्य के ध्यान का यह आकर्षण केंद्र रहा है। तो यह जो कथन है मेरे भाई, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो जीन ब्लोंडेल के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीति का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण किसे माना, तो राजनीति का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण की बात कर लिया जाए तो यह किसके द्वारा माना गया, तो यह मैकियावेली के द्वारा माना गया। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक, मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, फटाफट से आप कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन कहता है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विकास हुआ, तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जो विकास होता है मेरे भाई वह कब से होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। कब से होता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक होती है, तो आपको याद रखना है 1939 से लेकर 1945 तक। कब तक, 1939 से लेकर 1945 तक जो है आपका क्या चलता है, तो मेरे भाई द्वितीय विश्व युद्ध। आगे क्वेश्चंस देखेंगे अगला क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो तुलनात्मक राजनीतिक सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं मेरे भाई, यह किसने कहा था, तो क्या कहते हैं जी.के. रॉबर्टसन के द्वारा यह कथन कहा गया। आइए अगला क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपका किससे संबंधित होने वाला है, तो वह है राजनीतिक व्यवस्था एवं उनकी प्रक्रियाओं से संबंधित। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, अगला क्वेश्चंस आपका है कि राजनीति को स्पष्टतः व्यवस्था के रूप में किसने विश्लेषित किया है, तो यह किसके द्वारा, तो डेविड स्टन के द्वारा जो है विश्लेषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, अगला क्वेश्चंस कहता है किसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख कार्य सामाजिक साधनों को आधिकारिक गतिशीलता है, तो बात करें यह किसके द्वारा, तो यह किसके अनुसार कहा गया, सिंपली याद रखोगे यह मिचेल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चंस कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार किसने कहा है, तो राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार जो है यह किसके द्वारा, तो रॉबर्ट ए डॉल के द्वारा कहा गया है। इस प्रश्न पर स्टार लगाना, पूछी जा सकती है। आगे क्वेश्चंस देखना, आपका अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है कि डेविड स्टन ने निवेश निर्गत मॉडल को संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, तुलनात्मक अध्ययन में प्रयोग हेतु किसने स्वीकार किया था, तो यह किसके द्वारा स्वीकार किया गया, तो सिंपली याद रखोगे आमंड एवं पॉवेल के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। आगे बढ़िए क्वेश्चंस क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है, देखो यहां पर कहता है कि व्यवस्थापन के स्थान पर नियम निर्माण का प्रयोग किसने किया था, तो व्यवस्थापन के आधार पर जो है मेरे भाई नियम निर्माण जो है यह किसके द्वारा, तो सिंपली याद रखना आमंड एवं पॉवेल के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चंस कहता है निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा, स्टार लगाना प्रश्न पर, निवेश निर्गत सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा, तो आपको याद रखना डेविड स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है तुलनात्मक राजनीति में सरकार के 3 अंगों के कार्यों को नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन एवं नियम अधिगम के रूप में रखने का प्रमुख श्रेय किसे जाता है, तो यह किसको जाता है, तो जी.ए. एडमंड को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका किससे संबंधित होने वाला है, तो वह है आपका संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था से। तो देखो संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की अगर बात कर ले तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एकात्मक सरकार में संविधान कैसा होता है, तो एकात्मक सरकार में जो संविधान होता है वह लचीला संविधान होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से किस देश में संघात्मक सरकार नहीं है, तो बात करें संघात्मक सरकार की तो मेरे भाई आपका जो चाइना है यहां पर संघात्मक नहीं एकात्मक सरकार है। अगला क्वेश्चन देखो कहता है किसने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय है, तो यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया, तो यह ब्राइस के द्वारा कहा गया कि अमेरिका का जो संविधान है यह संसार का सबसे संघीय संविधान है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आज अमेरिकी संघीय व्यवस्था में सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है, स्टार लगाना प्रश्न पर। और देखिए अमेरिकी संघीय व्यवस्था में अगर पूछा जाए सदस्य राज्यों की संख्या तो आप सीधा सीधा याद रखोगे 51। ठीक है, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है यहां पर देखो कि एकात्मक राज्य का सर्वोत्तम
उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो बात करें एकात्मक राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण यहां पर क्या हो जाएगा? तो वह ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रीडम टू स्ट्राइक, स्टार लगाना क्वेश्चन पर। फ्रीडम टू स्ट्राइक किस संविधान में शामिल है? तो यह जो है यह ब्रिटेन के संविधान में शामिल किया गया है, फ्रीडम टू स्ट्राइक। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अब आगे क्वेश्चंस क्या करना है? तो विधायी व्यवस्था से करना है, जिसके लिए पहला क्वेश्चन स्टार लगाना प्रश्न पर कहता है विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिका कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिका की बात कर लिया जाए तो वह ब्रिटिश संसद है। अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और स्टार लगाना प्रश्न पर कहता है किसे संसदों की जननी कहा जाता है? तो संसदों की जननी जो है यह ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसदों की जननी ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता किसकी प्रमुख विशेषता है? तो संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता जो है मेरे भाई यह किसकी? तो ब्रिटिश संसद की क्या है? तो यह विशेषताओं में से एक है। तो कुल मिलाकर इतने सारे प्रश्न जो है आपके सेट नंबर 2 में हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आगे भी सेट आएगी, सेट नंबर 3, 4, 5 5 सेट मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आपके पेपर में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आप बहुत आराम से उसे हल कर लोगे। तो अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दो ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।